हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसमें हम जारी रखेंगे पाठ नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक को। और आज की इस वर्कशीट में हम इस पाठ के अंतर्गत जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है कंपनी की फौज। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय यानी कि सिपाही आर्मी कहते थे, सिपॉय आर्मी कहते थे। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट यानी कि पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक और मैच लॉक यानी बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस होते थे। तो देखा आपने कि किस तरह से मुख्य अंतर क्या था कि जो मुगल सेना थी ना, उसमें ज़्यादातर घुड़सवार और पैदल सेना होती थी और उन्हें खास तौर से तीरंदाजी यानी तीर कमान चलाने का और तलवारबाजी यानी तलवार चलाने का ही प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश सेना में तो गोला बारूद का इस्तेमाल होता था, यानी मास्केट जो कि एक भारी बंदूक होती थी पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली, और एक मैच लॉक होता था जो कि बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक होती थी। इन सब से लैस होती थी ब्रिटिश सेना। दोनों फौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर थे। देखिए, जो मुगलों की फौज थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी, उसमें कुछ बेसिक अंतर थे, कुछ मेन मुख्य अंतर थे। वो अंतर क्या थे, चलिए जानते हैं एक बार। तो देखिए, जो मुगल फौज होती थी वो मुख्य रूप से सवार का मतलब प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। यहाँ पे सवार की स्पेलिंग सही कर लो आप। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज होती थी वो ज्यादातर अधिक क्या होती थी, पैदल सेना होती थी। फिर मुगल फौज में सवारों का दबदबा होता था और पैदल सैनिक कम होते थे, यानी मुख्य रूप से घुड़सवार ही होते थे ज्यादातर। पैदल सैनिक मुगल फौज में कम होते थे, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में जो पैदल सवार थे वो ज्यादा थे, यानी सवारों की संख्या तो कम थी और पैदल सैनिक जो थे वो बहुत ज्यादा थे। फिर मुगल फौज में जो तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना होती थी, यानी उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई जाती थी। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज होती थी उन्हें बंदूक चलाना सिखाया जाता था, यानी वो बंदूक चलाने में निपुण सेना होती थी। फिर मुगल फौज में क्या होता था, विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर तो ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक बन जाते थे। यानी जो मुगल फौज होती थी न केवल उसमें पेशेवर प्रशिक्षित सेना भी होती थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो ग्रामीण लोग होते थे यानी सशस्त्र किसान जिन्हें की शस्त्र चलाने आते थे, वो किसान भी शामिल होकर सैनिक बन जाते थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में क्या होता था कि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन दिया जाता था। पेशेवर और प्रशिक्षित दोनों ही सेना में शामिल होते थे। तो देखा आपने कि क्या मुख्य अंतर था दोनों के बीच में। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे, पर सिपाही किसी ना किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। मतलब जो देखिए, कई बार क्या होता था कि वो अनुशासन के चक्कर में या अपने सिपाही वो खूब सारी भर्ती करने के चक्कर में क्या करते थे, जो जाति और समुदाय की भावनाएं होती थी उनको नज़रअंदाज करते थे। यानी जो कईयों की परंपराएं होती थी जैसे कि ये काम नहीं करना, लेकिन अंग्रेज इस चीज़ को नहीं मानते थे। और क्योंकि सिपाही किसी ना किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही, अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में यह देखा, यह तो हमें 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। यानी देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसमें खास तौर से सिपाहियों ने ही भूमिका निभाई थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कुछ ना कुछ आदेश इन सेना पर लाद देती थी जो कि शायद उनकी जो भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचा रही थी। तो ये जो बदलाव आ रहे थे, इसी से असंतुष्ट होकर सिपाहियों ने 1857 का विद्रोह शुरू किया था। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई।
19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। तो देखा आपने कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि व्यापार करने आई थी और यहाँ की मालिक बन बैठी, और जब भाप वाली तकनीक आई तब तो समुद्र मार्ग से भारत पहुंचना और भी आसान हो गया। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। सरकार व्यवहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, और ये भी एक कारण था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो भारत का लगभग सभी भूभाग पर उसका नियंत्रण हो गया था और जनता भी उसके नियंत्रण में थी। इसलिए वो ज़बरदस्ती भी लोगों को सेना में भर्ती कर देते थे अपनी सेना को बढ़ाने के चक्कर में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए अभी ऊपर हमने 4 अंतर समझे, उसमें से कोई 2 अंतर लिखने में एक बार दिखा देता हूं आपको कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। आपको ऐसी एक टेबल बनानी है, ठीक है, और इस तरह से मुगल फौज लिखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज लिखना है, और पहले 2 अंतर आप लिख दो। एक तो ये लिखना मुख्य रूप से सवार, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे मुगल फौज में, और इधर लिखेंगे कि अधिकतर यहाँ पर पैदल सेना होती थी। फिर मुगल फौज में सवारों का दबदबा होता था और पैदल सैनिक कम होते थे, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में सवारों की कम संख्या होती थी, पैदल सैनिक ज़्यादा होते थे। तो आपने केवल इतना ही उत्तर लिखना है, ठीक है। ये आपका उत्तर नंबर 1 होगा, तो इसलिए मैंने आपको यहीं पर ही दिखा दिया इसको। फिर दूसरा प्रश्न है कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तो इसका उत्तर है ये। देखिए इसके 3 कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से कि उस समय लोगों में एकता की भावना या राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। फिर दूसरा जो इसका कारण रहा वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग पूरे भारत पर अधिकार हो गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ज़बरदस्ती भी भारतीय लोगों की भर्ती सेना में कर देती थी। फिर तीसरा है कि लोगों के अपने रोजगार तो खत्म हो गए, या अपने काम धंधे, आप यहाँ पर काम धंधे भी लिख सकते हो, काम धंधे, लोगों के अपने काम धंधे खत्म हो गए थे और सेना में वेतन अच्छा मिलता था। तो यही कारण था कि जो भारतीय जनता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में या सेना में काम करती थी। फिर तीसरा प्रश्न है कि मास्केट और मैचलॉक क्या थे। तो इसका उत्तर है, ये है आपका उत्तर नंबर 3। उत्तर 3। आप इसको ऐसे लिखोगे कि मास्केट क्या था, पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, और मैचलॉक क्या था, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक। केवल यहीं तक आपको उत्तर नंबर 3 लिखना है, सिर्फ इतना ही। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी आपके अपने चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।